हिमाचल का चंबा गांव। यहाँ कोई जातिया में ऐसी प्रथा है कि घर में चाहे 10 बेटे हों, लेकिन बहू सिर्फ एक ही आती है। यह रिवाज सिर्फ इसलिए ही है कि घर में प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई झगड़े ना हो और सुख शांति बनी रहे। इसी प्रथा के चलते एक लड़की मंजू का रिश्ता उसके बड़े भाई ने दूसरे गांव के परिवार में तय कर दिया। इस गांव के समाज में यह प्रथा सदियों से चली आ रही है। एक बहू लाते हैं और घर के सभी बेटे उसे अपनी पत्नी बनाते हैं। जैसे सांझा चूल्हा होता है, उसी तरह ठीक सांझी पत्नी का चलन है। मंजू का रिश्ता जहाँ तय हुआ, वह बहुत ही बड़े धनवान परिवार के लड़कों के साथ था। वह 9 भाई थे। मंजू शादी के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन उनके जाति समाज की यह नियम नीति प्रथा होने की वजह से मंजू कुछ नहीं कर पाई। उसके अपने 4 भाई थे, जिनकी शादी भी एक लड़की से करके लाए थे। उसके मम्मी पापा व भाभी ने भी मंजू को समझाया कि शुरू में काफ़ी दिक्कत होती है, बाद में आदत पड़ जाती है, इसलिए फिक्र मत करना। मंजू ने कहा, मेरे 2-4 भाई हैं, इसलिए तुम किसी तरह एडजस्ट कर सकती हो। मेरे ससुराल में तो 9 भाई हैं, यानी मेरे 9 पति, मैं कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगी। भाभी ने भी दुख जताया, पर इसमें हम लड़कियां कर भी क्या सकती हैं। यह तो सदियों पुरानी प्रथा चली आई है। अपनी तो दादी नानी परदादी पर नानी तक ने सबने यही निभाया है। अफसोस और डर के चलते मंजू शादी के दिन तक दुखी रही। उसे रात भर नींद नहीं आती थी, यह सोचकर कि वह 9 पतियों को कैसे संभालेगी। आखिरकार मंजू की शादी का दिन भी आ गया। 9 दूल्हों की बारात बड़ी धूमधाम बाजे के साथ मंजू के दरवाजे पर आ गई। मंजू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मंजू ने तो पहले रो रो कर अपना बुरा हाल बना लिया था। बारात आने पर 9 वरमाला 9 दूल्हों को पहनाई। फिर सब दूल्हों ने 9 वरमाला मंजू को पहनाई। फिर सब दूल्हों ने मंजू की 9 बार मांग भरी और 9 लड़कियों वाली एक मंगलसूत्र उन्होंने मंजू को पहनाया। उसके बाद खाने पीने का प्रोग्राम हुआ और मंजू की विदाई हुई। मंजू के सभी पति और सास ससुर बहुत खुश थे, क्योंकि मंजू बहुत सुंदर और सर्वगुण संपन्न लड़की थी। मंजू का असली इम्तिहान तो अब होने वाला था। जब शादी की रात का समय आया, तो सबसे पहले बड़ा बेटा मंजू के कमरे में आया। मंजू दुल्हन बनी घूंघट ओढ़े बैठी थी। उसके पहले पति ने उसके साथ और फिर कमरे से चला गया। उसके जाने के बाद मंजू दर्द से कराहती हुई उठी और जैसे तैसे अपने आप का हुलिया ठीक करके फिर से घूंघट ओढ़कर सेज पर बैठ गई। इस तरह एक जाने के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा और फिर चौथा आते जाते गए। इसी चक्कर में रात के सुबह के 10 बज गए। 9 पतियों के साथ सुहागरात मनाने के बाद मंजू पूरी तरह बेजान हो गई थी। आखिरकार सास और ननद ने मंजू को किस तरह नहलाया और धुलाया और तैयार करके बिठाया, क्योंकि उनके मोहल्ले की औरतें मुंह दिखाई के लिए आई थी। मंजू को रात वाली हरकत से मन में इस प्रथा से नफरत हो रही थी। ये कैसी प्रथा है जिसकी आड़ लेकर अनगिनत आदमी एक ही लड़की के साथ ऐसा जुल्म करते हैं। उसे खुद पर घिन आ रही थी। वह पत्नी बनकर आई थी या फिर वैश्यव्रती के लिए लाई गई देवदासी बनकर। मंजू को बहुत दर्द तकलीफ से गुजरना पड़ा। रोज रात को उसे बुरी तरह रोंदा मसला जाता। रोज सारा बदन फोड़े की तरह टीस मारता। उसने अपनी मम्मी को फ़ोन करके समस्या बताई, तो मम्मी ने समधन से फ़ोन पर बात की और यह निष्कर्ष निकाला, अब से एक रात में एक ही पति इसके साथ रहेगा। मतलब सप्ताह के 7 बजे रात 7 अलग अलग आएंगे। बाकी जो दोनों सबसे छोटे भाई थे, उनके लिए दोपहर का समय तय किया गया था। अब मंजू की ज़िंदगी थोड़ी आसान हुई। जख्म, दर्द और कमजोरी परेशानी काफ़ी हद तक कम हो गए। एक दिन मंजू अपने मायके मिलने गई तो अपने पापा से कहा कि वह ससुराल वापस नहीं जाएगी। उसे दिन रात मशीन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। यह सुनकर पापा और भैया बहुत भड़क गए। क्या कहा? कम दरस लड़की, तो समाज में हमारी नाक कटाएगी। जरा सीख अपनी माँ से और भाभी से। और मंजू की पिटाई कर दी। मम्मी और भाभी ने समझाया, धीरे धीरे सब आसान हो जाएगा, आदत डाल ले, अपने समाज की तो प्रथा है, झेलने तो पड़ेगी। अब रोने धोने से कुछ नहीं होगा, इसलिए अब जैसा भी माहौल है उसी में खुश रहकर जीना सीखे। उसके बाद भैया ने मंजू को उसको ससुराल छोड़ दिया। उसके बाद मंजू ने भी इसे अपनी किस्मत मानकर स्वीकार कर लिया।
कहते हैं ना, जिंदगी में कभी न कभी किसी न किसी से तो प्यार जरूर होता है। बस यही हुआ। मंजू के साथ भी उसके 9 पतियों में से सबसे छोटा पति अंकुश मंजू को धीरे धीरे प्यार करने लगा। अंकुश अभी पढ़ाई कर रहा था। देखने में तो सभी भाई गबरू जवान थे, लेकिन दिल से पसंद मंजू को तो अंकुश ही था, क्योंकि बाकी पति तो ज़रूरत पड़ने पर ही बोलते और पास आते, लेकिन अंकुश तो मंजू के दुख सुख का ख्याल रखता, उसकी हर बात ध्यान से सुनता और वह जो कहती वह मान जाता और उसकी फरमाइश भी पूरी करता। इस तरह दोनों में अंडरस्टैंडिंग और प्यार पनपने लगा, लेकिन उन दोनों का प्यार बाकी पतियों को खाने लगा और उन सबको मंजू से खुन्नस होने लगी। अपने भाई को तो वह सब भी बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनको मंजू से गिले शिकवे होने लगे थे। उनको लगता था कि अब मंजू बाकियों के साथ तो सिर्फ खाना पूर्ति करती है, लेकिन सही मायनों में तो अंकुश का पूरा ख्याल रखती है। इसी खुन्नस के चलते उन्होंने अब मंजू को बात बात पर डांटना और मारना पीटना शुरू कर दिया। मंजू अपने अंकुश के प्यार के लिए बाकियों का जुर्म बर्दाश्त कर रही थी। ऐसे में एक दिन मंजू के घर से बुलावा आया। उसकी भाभी को बेटा हुआ है, इसलिए मंजू को अंकुश स्टेशन से बस पर बैठाने बाइक पर ले गया और वहीं पर दोनों ने साथ साथ भागने का प्लान बना लिया। अंकुश बोला, मुझे तुम्हारे दुख तकलीफ अब देखे नहीं जाते और मेरे अलावा कोई तुम पर हाथ उठाए या छुए तो मुझे जलन होती है। मंजू ने भी कहा कि मुझे यदि तुम्हारे अलावा कोई और छूता है तो खुद से घिन होती है। मैं तो हमेशा से ही किसी एक का सपना देखा करती थी, जो तुम हो। उसके बाद मंजू और अंकुश ने तय किया कि मंजू जब अपने पिता के घर से आएगी तब मैं उसे लेने के बहाने आऊँगा और तिजोरी से पैसे भी ले जाऊंगा। दोनों कहीं दूर भाग जाएंगे। यही तय करके अंकुश ने उसे चंबा गांव जाने वाली बस में बैठा दिया। सुबह जब मंजू को बिठाकर अंकुश घर आया, शाम हो गई। अचानक मंजू के पापा ने मंजू के ससुर को फ़ोन किया और पूछा, भाई साहब, मंजू बेटी अब तक घर नहीं पहुंची और उसका फ़ोन भी बंद आ रहा है, क्या आप लोग उसे नहीं भेजना चाहते? उस पर मंजू के ससुर फिक्र करते हुए बोले, अरे ऐसे कैसे भाई साहब, आप ये कैसा कह रही हैं? मंजू तो सुबह 8 बजे ही चंबा गांव जाने वाली बस में बैठी थी और उसे अंकुश ही तो बैठाकर आया था। उसे तो दोपहर ही आपके घर पहुंच जाना चाहिए था। यह तो सिर्फ 4 घंटे दूर ही है आपका घर। भगवान, मंजू बेटी आखिर कहाँ रह गई? फिर उन दोनों परिवारों में कोहराम मच गया। मंजू के दोनों परिवार वाले सरगर्मी से तलाश करने लगे, लेकिन सारी रात बेकार गई। अंकुश सबसे ज़्यादा दुखी था और परेशान था। उन दोनों ने कितने सुंदर सपने देखे थे, आने वाले सुनहरे पल के। अचानक फिर ये क्या? अंकुश सभी घरवाले, हर रिश्तेदार, वह जान पहचान वाले के घर पर पता कर कर आए। मंजू के पापा ने भी हर रिश्तेदार व परिचित के घर में पूछ लिया। रात भर तलाशने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला। अंकुश ने तो दुख के मारे अपना खाना पीना भी छोड़ दिया। वह मंजू से सच्चा प्यार करता था। मंजू की गुमशुदगी ने उसे हिलाकर रख दिया था। 2 दिन तक हर गली हर नुक्कड़ तक पता कराया। फिर थक हार कर मंजू के ससुराल वाले ने मंजू के लापता होने की रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज कराई। पुलिस भी मंजू की तस्वीर लेकर हर चौकी से पता लगाने में लग गई। उन्होंने अपने एरिया में मंजू की फ़ोटो को सर्कुलेट कर दिया। जिस किसी को भी पता चले वह तुरंत सूचित करे। मंजू के ससुर ने ढूंढ कर लाने वाले को 50,000 का इनाम भी घोषित करवा दिया। इस तरह पूरे 4 दिन बीत गए। मंजू को लापता हुए अब दोनों परिवार हार चुके थे। मंजू की तलाश करते करते अंकुश तो रो रो कर बीमार पड़ चुका था। 5 दिन बाद चंबा गांव की चौकी से खबर आई कि गांव के बाहर वाली नहर से एक औरत की फूली हुई लाश बरामद हुई है। क्योंकि मंजू की तस्वीर हर थाने में पहुंच चुकी थी, इसलिए उस फूली और सड़ चुकी लाश का चेहरा थोड़ा थोड़ा मंजू के चेहरे से मेल खाता था। इसलिए पुलिस ने तुरंत मंजू के पापा और ससुर को फ़ोन कर कर बुलाया। दोनों परिवार के लोग मुर्दाघर पहुंचे तो उस सड़े गले कपड़े और उसके दाएं हाथ पर बने त्रिशूल के गूदने से मंजू की पहचान हुई। वह त्रिशूल बचपन में मंजू ने एक गांव के मेले में जिद करके बनवाया था।
दोनों परिवार रो रोकर बेहाल हो गए। सास ने बताया कि जाते वक्त मंजू सारे गहने पहनकर गई थी, लेकिन लाश पर तो कोई जेवर नजर ही नहीं आया। पुलिस ने लाश का पोस्टमार्टम होने के बाद मंजू की लाश उसके ससुराल वालों को दे दी। अंकुश तो और दुखी और ज़्यादा बीमार हो गया। मंजू इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। अब सवाल वही खड़ा था कि आखिर उस मासूम मंजू को किसने मारा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ बताया गया कि मंजू की मौत गला घुटने से हुई है, लेकिन क्या मंजू के जेवर के लिए किसी ने उसे गला घोंटकर मार डाला और सारे जेवर उतार कर फिर नहर में डाल दिया? लेकिन फिर भी एक अहम सवाल सबके दिमाग में घूम रहा था कि मंजू जब बस में बैठी तो गांव आने से पहले उतरी कैसे और क्यों? मंजू की लाश का अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन उसके कातिल का कोई सुराग पुलिस को नहीं मिल पाया। इस तरह से 1 महीना गुजर गया। अब तो सभी ने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मंजू के कातिल को कभी ढूंढा भी जा सकेगा। कोई सबूत, कोई जानकारी भी तो किसी के पास नहीं मिल पाई थी। इसी तरह कई दिन गुजरते गए। मंजू की कहानी आई गई हो गई। सब लोग मंजू को भूल चुके थे, लेकिन अंकुश की यादों में मंजू अभी जिंदा थी। एक रात 2 बजे के करीब अंकुश को मकान के पीछे कुछ हटके की आवाज़ सुनाई दी। अंकुश का कमरा आखिरी का था और उसके पीछे मकान की खुली जगह थी, जहाँ कुछ खटपट की आवाज़ से अंकुश की नींद टूटी। उसे शक हुआ कि वहाँ कोई चोर तो नहीं। अंकुश ने अपने कमरे की खिड़की को थोड़ा सा खोलकर देखा तो वह भौचक्का सा रह गया, क्योंकि वहाँ उसे बड़े भैया बैठे ज़मीन में कुछ खोदते हुए दिखाई दिए। अंकुश ने पहले सोचा कि भैया से पूछ लेता हूँ, यह इतनी रात गए क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर उसने सोचा नहीं, कि अगर बताने वाली बात होती तो भैया इस आधी रात को छुपकर अकेले गड्ढा नहीं खोद रहे होते। इसलिए उसने कोई आवाज़ किए बिना खिड़की फिर से बंद कर दी और आकर अपने बिस्तर पर सो गया। उसे रह रहकर यही सवाल सता रहा था कि भैया इतनी रात को वहाँ क्या कर रहे थे। लगभग 1 घंटा बीता ही था कि अंकुश ने फिर से अपने कमरे की खिड़की को खोलकर देखा। अब की बार वहाँ कोई नहीं था। अंकुश ने चुपके से अपने कमरे का पीछे वाला दरवाज़ा खोला और एक खुरपी ढूंढकर बाहर लेकर आया और ठीक उसी जगह गड्ढा किया उसके भैया ने पहले गड्ढा किया था। लगभग 20 मिनट तक मिट्टी हटाने के बाद अंकुश को एक लाल कपड़े में कुछ चीज़ दिखाई दी। अंकुश ने वह छोटी सी लाल पोटली लेकर खड्डा फिर से बंद कर दिया और अपने कमरे में आकर दरवाज़ा बंद कर लिया। उसने सोचा, चलो देख तो भैया ने इसमें क्या छुपा रखा है। जैसे ही अंकुश ने वह लाल पोटली खोली, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह सर पकड़कर वहीं धड़ाम से बैठ गया और लगातार उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अरे यह तो मंजू के जेवर हैं, जो मंजू ने अपने मायके जाते वक्त पहन रखे थे। इसका मतलब मेरी मंजू को मेरे भैया ने मार डाला। अंकुश का दिमाग चकराया। उसे पिछली सारी बातें याद आई। भैया ही थे जो घर में मंजू से सबसे ज़्यादा मारपीट और गुस्सा किया करते थे। फिर भी उसने कोई फैसला लेने से पहले पुलिस को सब कुछ सच सच बताना जरूरी समझा और सुबह होते ही वह अपनी बाइक लेकर पुलिस स्टेशन गया और सारी बात बताकर मंजू के गहने दिखाए। पुलिस ने अंकुश के बड़े भाई को गिरफ्तार कर लिया था और उसके माँ बाप ने उसे अपनी जायदाद से बेदखल